स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल एक दत्त कमारा। सो माय नेम इज अजय कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटोर। तो बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 60% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इन रिटर्न आप जो सब्सक्राइब, इससे ज्यादा मेहनत से कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा। फीमेल गैमेटोफाइट है। अब यहाँ पर क्या है, एंटीपोडल्स है, इन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। सेंटर में हमारे पास पोलर न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या बचा, एग अपरेटस। अब पोलन ट्यूब स्टिग्मा से आई, स्टाइल से बच्चा मूव करते हुए, टूटते हुए किसी एक साइनोसिस में एंटर होते हैं। आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है, पीछे दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं और ये किसी एक साइनोसिस में एंटर होते हैं। हेलो चलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्ती में होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से चैनल एक दत्त कमारा। सो माय नेम इज अजय कुमार, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर विद मेंटोर। तो बच्चे, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 60% लोग जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे कि इन रिटर्न आप जो सब्सक्राइब, इससे ज्यादा मेहनत से कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करूंगा, बेटर से बेटर कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। थोड़ी सी आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, सारा कुछ आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। आज हमारा टॉपिक है बच्चा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, उसके बाद हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ देखो बच्चा, एक्चुअली फर्टिलाइजेशन क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखो। फर्टिलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, अब इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट की फ्यूजन होती है, इसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं रिकेप कर रहा हूं कि पोलन ट्यूब की एंट्री किस तरीके से होती है। देखो ध्यान से, पोलन ट्यूब की एंट्री इस तरीके से होती है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, अब पोलन ट्यूब की एंट्री कहां पर होगी, हमारे जो फीमेल गैमेटोफाइट था उसमें पोलन ट्यूब की एंट्री किस तरीके से होती है। देखो ध्यान से, मान लो ये हमारे पास बच्चा फीमेल गैमेटोफाइट है। अब यहां पर क्या है, एंटीपोडल्स है, इन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। सेंटर में हमारे पास पोलर न्यूक्लियस है और ये हमारे पास क्या बचा, एग अपरेटस। ठीक है, अब ये हमारे पास एंटीपोडल्स है, इन्हें हम एंटीपोडल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोलर न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हमारे पास बच्चा दो साइनर्जिड्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास एग सेल है, ये बात ध्यान रखनी है। और ये हमारे पास सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल, और ये सबसे लार्ज सेल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ये किसका स्ट्रक्चर देखा, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर देखा। अब देखो ध्यान से, मान लो बच्चा पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है, स्टिग्मा पे पहुंचा पोलन और वहां से बच्चा पोलन ट्यूब बन के आगे गुजरी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब पोलन ट्यूब स्टिग्मा से आई, स्टाइल से बच्चा मूव करते हुए, टूटते हुए किसी एक साइनोसिस में एंटर होते हैं। मान लो इसमें क्या होता है, आगे क्या होता है बच्चा, एक वेजिटेटिव सेल होता है और पीछे बच्चा दो मेल गैमीट होते हैं। आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है और पीछे दो मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं और ये किसी एक साइनोसिस में एंटर करेगी। मान लो किसी एक साइनोसिस में एंटर किया इसने। ठीक है, किसी एक साइनोसिस में एंटर किया और यहां पर बच्चा इसने क्या किया, दो मेल गैमेट को रिलीज किया। मतलब पोलन ट्यूब स्टिग्मा से स्टाइल से मूव करते हुए आई एंड किसी एक साइनोसिस में एंटर हुई। ठीक है, अब यहां से बच्चा दो मेल गैमेट इसने रिलीज किए। एक मेल गैमेट इसने बच्चा फ्यूज किया सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, सेंट्रल सेल के न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट इसने फ्यूज किया बच्चा किसके साथ, एग सेल के साथ। यहां से बच्चा दूसरा सेल इसने किसके साथ, दूसरा मेल गैमेट इसने फ्यूज किया एग सेल के साथ। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मेरी बात समझे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पोलन ट्यूब की जगह हम बात करते हैं, पोलन ट्यूब एंटर इनटू वन ऑफ द साइनोसिस। ठीक है, साइनोसिस किसी एक साइनोसिस में एंटर हुई। अब बच्चा यहां से एंड दो मेल गैमेट इसने रिलीज किए। ठीक है,
ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा हमारे न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमीट है फ्यूज करेगा एग सेल के न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, ठीक है। मतलब जो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, सेंट्रल सेल के साथ जो फ्यूज कर रहा है, वहां पर क्या हो रही है, ट्रिपल फ्यूजन। और जो बच्चा एग सेल के साथ फ्यूज कर रहा है, वहां पर हो रही है सिंगेमी। सिंगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन, यहां से क्वेश्चन राइज होता है बच्चा कि डबल फर्टिलाइजेशन बच्चा जिम्नोस्पर्म का फीचर है। 2-3 बार ये क्वेश्चन भी बच्चा नीट में आया है कि क्या जिम्नोस्पर्म का फीचर है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन बच्चा जिम्नोस्पर्म का फीचर नहीं है, सिर्फ एंजियोस्पर्म का फीचर है, ओनली एंजियोस्पर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है बात को। और आपको ध्यान रखना है कि डबल फर्टिलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है किसने डिस्कवर किया था, नाइशिन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था 1898 में, इसको 1898 में इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब पोलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले कितने सेल्स हैं, टोटली 7 सेल हैं। तो ध्यान से समझो। अभी हम बात करते हैं एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रा करते हैं, देखो ध्यान से। देखो बच्चा, मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले ये हमारे पास क्या था, फीमेल गैमेटोफाइट था। ये एंटीकोडल्स थे, ये सेंट्रल सेल में पोलर न्यूक्लियाई थे, और ये हमारे पास साइनर्जिस और एग सेल था, मींस एग अपरेटस, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास यहां पर 7 सेल प्रेजेंट थे। फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर था। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो एंटीपोडल्स ये डीजनरेट कर रहे हैं, और यहां पर बच्चा जाइगोट बन गया है, और यहां पर जो साइनेजेस है ये डीजनरेट कर रहे हैं, और यहां पर जो सेल था, इस सेल को हमने नाम दिया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये बड़ा सेल है इसको हमने नाम दिया PEC। मतलब PEN का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और प्राइमरी PEC का एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, ठीक है। अब ये हमारे पास बचा डीजनरेटिंग एंटीपोडल्स, यहां पर डीजनरेट हो रहे हैं एंटीपोडल, और यहां पर क्या है, साइनर्जिस, साइनर्जिस डीजनरेट हो रहे हैं, ठीक है। और फाइनली ये हमारे पास क्या है, जाइगोट, ये हमारे पास जाइगोट है, ठीक है। मतलब बच्चा अगर हम कहें कि फर्टिलाइजेशन से पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन सेल प्रेजेंट इन फीमेल गैमेटोफाइट, कितने थे, 7 सेल प्रेजेंट थे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेल कितने प्रेजेंट है बच्चा, एम्ब्रियो सैक में 2, एक है हमारे पास जाइगोट और एक है हमारे पास PEC, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ध्यान रखो कि हमारे पास जो यहां पर जाइगोट है, अब जाइगोट किसमें डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, और जो हमारे पास सेंट्रल सेल है, जो बड़ा सेल है PEC है, ये किसमें डेवलप होगा, एंडोस्पर्म। मतलब ये क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट बच्चा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। देखो जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, और जाइगोट से जो अब एम्ब्रियो बनेगा, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो उसके लिए कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, है ना, कुछ ऐसे नरिशमेंट वाले सेल चाहिए होंगे ताकि बच्चा ये जाइगोट से एम्ब्रियो बने, ठीक है। यहां पर अभी कोई इसके पास कोई नरिशमेंट के लिए कोई ऐसे सेल्स नहीं है जो इसको बच्चा जाइगोट से सीधा एम्ब्रियो बना ले,
ठीक है। और वो कौन देगा नरिशमेंट, कौन देगा, यही पीईसी बच्चा एंडोस्पर्म की तरह काम करेंगे और एंडोस्पर्म इसको प्रोवाइड देगी न्यूरिशमेंट, ठीक है। अब इसको क्या प्रोवाइड करेगी, न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक्चुअल में हम क्या स्टडी करेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते क्या। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद का जितना भी प्रोसेस, उनके जितने भी इवेंट्स उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। देखो बच्चा, अब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म की अगर हम बात करें, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। अब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, यहीं पर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। देखो बच्चा, एंडोस्पर्म एक तरीके का 3N स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, मतलब ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर होता है, ट्रिप्लाइड सेल्स होते हैं एंडोस्पर्म के। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लाइड स्ट्रक्चर है और एक बच्चा ये न्यूट्रेटिव टिश्यू भी है, ठीक है, इसको हम न्यूट्रेटिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रेटिव टिश्यू है। अब जो ये एंडोस्पर्म है बच्चा, ध्यान से समझना बात को, जो ये एंडोस्पर्म है, जाइगोट से एम्ब्रियो तक बनने का खाना कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो तक बनने का खाना, एम्ब्रियो तक बनने का खाना कौन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। यह ध्यान रखना है आपको कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का खाना कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। देखो देखो बच्चा, अब एंडोस्पर्म पहले बनेगा या जाइगोट से एम्ब्रियो पहले बनेगा। देखो यहां से आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉमन सेंस अपना यूज करना कि एंडोस्पर्म पहले बनना चाहिए या जाइगोट से बच्चा एम्ब्रियो बनेगा पहले। देखो बच्चा, अगर आपको कुछ भी करना है, देखो अगर आपको कुछ भी करना है तो आप में पहली कैपेसिटी अपनी होनी चाहिए करने की, उसके बाद आप कर सकते हो दूसरा काम, ठीक है। इसी तरह से जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है तो उसके लिए बच्चा पहले खाना तो देना चाहिए, और खाना कौन बनाएगा, एंडोस्पर्म तो बनाई। पहले क्या होगा कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होगी। देखो ध्यान से, मतलब यहां से क्या होगा, जाइगोट से पहले कौन डिवाइड हो जाएगा, एंडोस्पर्म डिवीजन अपनी स्टार्ट कर लेगी। बिफोर डिवाइड जाइगोट, एंडोस्पर्म अपनी डिवीजन स्टार्ट कर लेगी, एंडोस्पर्म डिवीजन अपनी क्या कर लेगी, स्टार्ट कर लेगी। ये ध्यान रखना है आपको कि एंडोस्पर्म अपनी डिवीजन स्टार्ट कर लेती है, जाइगोट डिवीजन होने से पहले, जाइगोट की डिवीजन होने से पहले एंडोस्पर्म अपनी डिवीजन स्टार्ट कर लेगी, क्योंकि इसको खाना देना है। ये ध्यान रखना है आपको। अब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय, ठीक है, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो उसके समय क्या होता है, उस डेवलपमेंट के समय क्या होता है बच्चा, कि कुछ सीड्स में हमारे पास जो एंडोस्पर्म होती है वो कंज्यूम हो जाती है प्रॉपर तरीके से, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होती है। तो मतलब हमारे पास दो तरीके के सीड्स होंगे, सीड्स हमारे पास दो तरीके के होंगे। अगर हमारे पास, ध्यान रखना बात को, अगर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, मतलब फुली कंज्यूम हो जाती है, तो वो सीड्स हमें किसमें दिखते हैं, वो सीड्स किसके होंगे, डाइकोट के सीड होंगे, ठीक है, वो किसके सीड्स होंगे, डाइकोट के सीड्स होंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, मेरी बात समझे। हाँ, क्या अगर बच्चा एंडोस्पर्म पूरी कंज्यूम हो रही है, फुली कंज्यूम हो रही है, तो वो किसके सीड्स होंगे, डाइकोट के सीड्स होंगे, ठीक है। हाँ, एग्जांपल है हमारे पास, जिस तरीके से हमारे पास सोयाबीन हो गया, ठीक है, पी हो गया, एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है, दूसरे टाइप का सीड्स होगा कि अगर हमारे पास क्या है कि एंडोस्पर्म है, वो पूरा मतलब फुल्ली कंज्यूम नहीं हो रही है। अगर एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम नहीं हो रही है, इफ एंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम फुल्ली, तो वो किसके सीड्स होंगे, मोनोकोट के सीड्स होंगे, मोनोकोट के सीड्स होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जहां पर क्या होता है कि ध्यान रखो कि हमारे पास जहां पर एंडोस्पर्म जो है वो प्रॉपर तरीके से कंज्यूम हो रही है, फुली कंज्यूम हो रही है, वो डाइकोट के सीड्स होंगे। और अगर मोनोकोट में अगर देखा जाए तो इसमें पूरे जो हमारे पास क्या है, एंडोस्पर्म में पूरे कंज्यूम नहीं हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब फुली कंज्यूम नहीं हो रही। एग्जांपल है हमारे पास कैस्टर हो गया, एग्जांपल है हमारे पास कैस्टर हो गया,
मेज हो गया, कोकोनेट हो गया, ठीक है, मेज हो गया, कोकोनेट हो गया। एंडोस्पर्म बच्चा हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म, एक होती है हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ध्यान रखना इन बातों को कि अगर हमारे पास एंडोस्पर्म की टाइप पूछी जाए तो क्या होते हैं, एक सेलुलर एंडोस्पर्म होती है, एक हमारे पास नॉन सेलुलर एंडोस्पर्म होती है, ठीक है, एक हमारे पास फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जिसको हम कहते हैं। तो ये ध्यान रखो, हमारे पास अगर मैं बात करूं एंडोस्पर्म कितने टाइप की होती है, एंडोस्पर्म टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। देखो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म बच्चा दो तरीके की एंडोस्पर्म हो सकती है, एक होती है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, और दूसरी होती है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको कि सेलुलर एंडोस्पर्म और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म दो तरीके की होती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी में बच्चा कोकोनेट एक एग्जांपल दिए, कोकोनेट की अगर हम बात करते हैं तो कोकोनेट में बच्चा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होती है और दूसरा हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होती है। देखो ध्यान से, अब कोकोनेट जो होता है बच्चा, कोकोनेट में जो वाटर होता है वो एक तरीके का बच्चा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। और जो कोकोनेट में बच्चा व्हाइट जो होता है, व्हाइट जो इडेबल पार्ट होता है, इडेबल पार्ट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। एक्चुअल में एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट मान लो ये हमारे पास पीईएन है, ये हमारे पास पीईसी है, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम माइटोसिस करेंगे, वो भी कौन सी माइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर, ठीक है। अब ये यहां से कितने सेल्स बनेंगे, दो सेल्स बनेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होगा बच्चा, इसमें हमारे पास एक्चुअल में क्या होगा, मैंने आपको एंडोस्पर्म की टाइप बताई, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एक होता है हमारे पास यहां से सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि अपने आप को ये माइटोसिस से क्या करेगी, एक से दो सेल बना देगी, मतलब इसमें कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, एक सेल से दो सेल बनाने के लिए साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, कैरियोकाइनेसिस होगी, ठीक है। एक से दो सेल बनेगी, दो से चार सेल बनेंगे, दो से चार सेल बनेंगे और चार से आठ सेल बनेंगे, ठीक है। चार से कितने सेल बनेंगे, आठ सेल्स बनेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि दो से चार, चार से आठ सेल बनेंगे। फाइनली हमारे पास इसकी क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है, सॉरी साइटोकाइनेसिस होती है। फाइनली हमारे पास इसकी क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। कुछ इस तरीके की हमारे पास ये कुछ इस तरीके की एंडोस्पर्म बन जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास किसमें देखी जाती है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस तरीके की डिवीजन होती है इसमें, ठीक है। मतलब जो ये हमारे पास पीईएन है, पीईसी, इसके बीच क्या होगी, जो पीईसी है मतलब पीईएन है, इसके बीच माइटोसिस होगी, एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे और आठ से आठ के बाद बच्चा इसकी क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोकाइनेसिस इस तरीके की हमारे पास कुछ एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको सेलुलर एंडोस्पर्म करना है तो सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन क्या होती है कि ये हमारे पास पीईसी है बच्चा, तो ये हमारे पास पीईएन है, ठीक है, ये हमारे पास पीईएन है। इसकी माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस के बाद कितने बनेंगे सेल, दो बनेंगे। अब दो सेल बनेंगे, इसकी हम फिर से कैरियोकाइनेसिस करेंगे, कैरियोकाइनेसिस करेंगे कुछ इस तरीके की, ठीक है, कुछ इस तरीके की कैरियोकाइनेसिस से एक से दो सेल बने, फिर इसकी साइटोकाइनेसिस करेंगे, फिर इसकी बच्चा कैरियोकाइनेसिस करेंगे, इसकी फिर से क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस करेंगे, फिर साइटोकाइनेसिस करेंगे, ठीक है, फिर साइटोकाइनेसिस करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो सेलुलर एंडोस्पर्म होती है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, हाँ ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई कि हमारे पास पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ठीक है, हाँ। और सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है एक्चुअल में कि पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई, साइटोकाइनेसिस हुई, ये प्रोसेस होता है सेलुलर एंडोस्पर्म में। हाँ बच्चा, मेरी बात समझे, ठीक है, आगे बढ़े, हाँ। देखो बच्चा, अब हमारे पास क्या हो गया, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करनी है। अब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होगी, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, क्लैरिफाई हो जाएगा अभी। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हमें कर ली है, अब वो एंडोस्पर्म क्या करेगी, जो हमारे पास जाइगोट है उसकी डिवीजन में हेल्प करेगी, उसको ग्रोथ करने में हेल्प करेगी, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट करेगी उसको, ठीक है। कौन करेगी, एंडोस्पर्म जो हमारे पास, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं बच्चा एम्ब्रियो डेवलपमेंट।
ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट या एम्ब्रियोजेनी, ठीक है, इसको या एम्ब्रियोजेनी कहा जाता है या तो एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखो बच्चा, एक्चुअल में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जाइगोट है, ये हमारे पास जाइगोट है बच्चा, ठीक है। अब जाइगोट की हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। अब माइटोसिस होगी जाइगोट की, इसके दो सेल्स बन जाएंगे बच्चा, एक बन जाएगा छोटा सेल और एक बन जाएगा हमारे पास बड़ा सेल। ठीक है, एक छोटा सेल बन जाएगा, एक बड़ा सेल बन जाएगा। मतलब जाइगोट की माइटोसिस होगी, इसमें अनइक्वल डिवीजन होगी, एक बड़ा सेल बन जाएगा, एक छोटा सेल बन जाएगा। जो बड़ा सेल है उसको हम नाम देते हैं सस्पेंसर सेल, और जो छोटा सेल है उसको हम नाम देते हैं बच्चा एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन कॉमन रहता है बच्चे का कि जो हमारे पास एम्ब्रियो बन रहा है, एक्चुअल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कहां पर होती है। हाँ, एक्चुअल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कहां पर होती है, देखो बच्चा, चिलाजल एंड पर होती है या माइक्रोपाइल एंड पर होती है। तो यहां से बच्चे समझते हैं कि जो हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है वो चिलाजल एंड पर होती है। देखो बच्चा, जो हमारे पास एम्ब्रियो की फॉर्मेशन है एक्चुअल में वो कहां पर होती है, माइक्रोपाइलर एंड पे होती है। यहां पर क्या है, जो सस्पेंसर सेल है वो किसकी डायरेक्शन में है, माइक्रोपाइल की डायरेक्शन में है। ठीक है, और जो हमारे पास एम्ब्रियोनल सेल है वो किसकी डायरेक्शन में है, किसकी, चिलाजल एंड के डायरेक्शन में है। लेकिन एक्चुअल में किस पॉइंट पर फर्टिलाइजेशन होती है और किस पॉइंट पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। वो है हमारे पास माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड पे किसकी फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो सेल की फॉर्मेशन होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि चिलाजल एंड पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, हाँ, माइक्रोपाइल एंड पे जो एम्ब्रियो है हमारे पास उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ठीक है, क्लैरिफाई हुआ। ठीक है, अब जो हमारे पास सस्पेंसर सेल है बच्चा, सस्पेंसर सेल की हम माइटोसिस करेंगे और माइटोसिस करने के बाद इसमें हमारे पास 6 से 8 सेल्स होते हैं इसके। ठीक है, इसके 6 से 8 सेल्स होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और सबसे ऊपर वाले सेल को हम बोलते हैं बच्चा, जो हमारे पास सबसे ऊपर वाला सेल होता है किसका, सस्पेंसर सेल का, इसको हम बोलते हैं हिस्टोरियल सेल। ठीक है, हिस्टोरियल सेल कहते हैं। और जो सबसे निचला वाला सेल होता है इसको बोलते हैं हम हाइपोफाइसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं, सबसे निचले वाले सेल को हम हाइपोफाइसिस कहते हैं और सबसे ऊपर वाले सेल को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरियल सेल कहते हैं। और ये हमारे पास एम्ब्रियो सेल है। ठीक है, एम्ब्रियोनल सेल है, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब क्या होगा, इस एम्ब्रियोनल सेल की हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। मतलब इस एम्ब्रियोनल जो सेल है हमारे पास, एम्ब्रियो सेल है जो हमारे पास, इसके हम क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। और माइटोसिस करने के बाद हमारे पास एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे, 4 सेल बन जाएंगे, और 4 सेल से सीधा 8 सेल बन जाएंगे। ठीक है, और जब इसकी बच्चा 4 सेल से सीधा 8 सेल बन जाएंगे, 4 सेल से सीधा 8 सेल बन जाएंगे, उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, ठीक है, इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, अब प्रो एम्ब्रियो की फिर से क्या होगी बच्चा, डिवीजन होगी। अब प्रो एम्ब्रियो की फिर से डिवीजन होगी। अब प्रो एम्ब्रियो की फिर से डिवीजन होगी और ये कुछ इस तरीके का जंक्शन बना लेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबर एम्ब्रियो। ठीक है, अब ग्लोबर एम्ब्रियो की फिर से क्या होगी बच्चा, डिवीजन होगी। तो एक साइड इसकी निचले के लिए बढ़ जाएगी, एक साइड इसकी ए से बढ़ जाएगी, मतलब सेंटर से बीच के लिए चले जाएगा, और इसकी मतलब जो साइड से जो इसका जो साइड से जो साइज होगा वो बढ़ जाएगा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा बच्चा। ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इसको हम बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। हार्ट शेप दिख रहा है कुछ हार्ट की तरह ही। ठीक है, और हार्ट शेप एम्ब्रियो की बच्चा फिर से डिवीजन होगी, हार्ट शेप एम्ब्रियो की डिवीजन होगी और कुछ इस तरीके का बन जाएगा। फाइनली कुछ इस तरीके का बन जाएगा बच्चा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेच्योर एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, मेच्योर एम्ब्रियो। मेच्योर एम्ब्रियो कह सकते हैं। ठीक है,
कॉटिलीडन, ठीक है, इसको हम कॉटिलीडन कहते हैं, मेच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, फाइनली हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन चुका है, मेच्योर एम्ब्रियो बन चुका है, जिसको हम कॉटिलीडन कहते हैं। ठीक है, ये मेरी बात आपके माइंड में क्लियर हुई नहीं हुई? मेरी बात आपके माइंड में क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ, ठीक है। देखो बच्चा, हमारे पास क्या हुआ कि ये हमारे पास फाइनली एम्ब्रियो बना, मेच्योर एम्ब्रियो बना। हमने देखा था कि एम्ब्रियो हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, डाइकोट एंड मोनोकोट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम बच्चा डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो, अब हमारे पास जो बच्चा डाइकोट एम्ब्रियो है और मोनोकोट एम्ब्रियो है, उनकी जो स्टार्टिंग की डेवलपमेंट होती है ना, वो सेम होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो एंड मोनोकोट एम्ब्रियो। सेम, ठीक है। जो इनिशियल डेवलपमेंट होती है, स्टार्टिंग वाली डेवलपमेंट होती है डाइकोट एम्ब्रियो और मोनोकोट एम्ब्रियो की, कैसी रहती है? वो सेम रहती है। ठीक है, तो अगर हम डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें, एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके का दिखता है बच्चा। मान लो ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है बच्चा। ये जो हमारे पास ये पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ कॉटिलीडन, लेवल ऑफ कॉटिलीडन, और इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस। और ये हमारे पास क्या है? हाइपोकोटाइल। ये हमारे पास क्या है? एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल के टिप को हम क्या कहते हैं? पल्म्यूल। ठीक है, और ये हमारे पास के कॉटिलीडन्स हैं। ठीक है, और यहां पर बच्चा एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं रूट केप। ठीक है, और हाइपोकोटाइल की टिप को हम क्या कहते हैं? रेडिकल। ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मतलब अगर इसकी हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास क्या है? ये जो पल्म्यूल है, ये हमारे पास जो पल्म्यूल है, ये एपिकोटाइल का क्या है? पीक पॉइंट है। ठीक है, टिप है जिसको हम क्या बोलते हैं? पल्म्यूल कहते हैं। लेवल ऑफ कॉटिलीडन, जहां से ये क्या हुआ है? कॉटिलीडन यहां से डिफरेंशिएट हुई है। अब दूसरा हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस। मतलब बच्चा एम्ब्रियोनल एक्सिस कहां से कहां तक हो सकता है? यहां से यहां तक। इसको सारे को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। इसको हम हाइपोकोटाइल कहते हैं, और हाइपोकोटाइल के टिप को हम बोलते हैं रेडिकल, और रेडिकल के ऊपर एक केप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं रूट केप, और ये हमारे पास आगे के लिए कॉटिलीडन्स है। तो ये हमारे पास डाइकोट का स्ट्रक्चर है। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोकोट के स्ट्रक्चर को। देखो बच्चा, अब मोनोकोट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। मोनोकोट एम्ब्रियो, देखो ये मान लो हमारे पास क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन होती है कि मोनोकोट एम्ब्रियो जो होता है उसमें सिंगल कॉटिलीडन होता है, प्रेजेंट होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मोनोकोट में सिंगल कॉटिलीडन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास कॉटिलीडन्स है, ये हमारे पास कॉटिलीडन है, और कुछ ग्रासीज में इसको क्या बोला जाता है? स्कैटिनम कहा जाता है। ठीक है, इन सम ग्रासीज इट इज नोन एज स्कैंडलम। ठीक है, ये जो बच्चा कॉटिलीडन्स है, कुछ ग्रासीज में इसको क्या बोला जाता है? स्कैटिनम। ठीक है, ये हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास हाइपोकोटाइल है, और ये हमारे पास एपिकोटाइल है।
और यहां पर एक पार्ट होता है बच्चा जो क्या करता है, एक तरीके का ये भी बच्चा, ये भी एक कॉन्टिनेंट की तरह होता है लेकिन डेवलप नहीं करता है। ठीक है, ये एपिकोटाइल हो गया, ये हमारे पास पल्म्यूल हो गया, और पल्म्यूल के ऊपर बच्चा कुछ मतलब आप ये समझो कि कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं हम, कोलियोपेटाइल, कोलियोपेटाइल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास रेडिकल हो गया, मतलब हाइपोकोटाइल की टिप को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल, और ये हमारे पास रूट केप, रूट केप। अब यहां पर बच्चा रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है, शीट जैसी होती है, वो किस पे होती है, रेडिकल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। कोलियोराइजा एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है, शीट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या कर रहा है, किसके सराउंडेड है, रेडिकल के सराउंडेड है, रेडिकल्स के सराउंडेड। ये ध्यान रखना आपको, ये हमारे पास मोनोकॉट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये हमारे पास मोनोकोट सीट का स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ बच्चा, ये मेरी बात समझ में आई नहीं आई? ये मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में समझ में आया नहीं आया है? ठीक है, ठीक है बच्चा, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सीड किस तरीके का होता है। मतलब अगर हम सीड की बात करते हैं तो सीड क्या होता है, सीड हमारे पास क्या होता है, सीड, सीड एक बच्चा हमारे पास, हाँ कहां से बनता है, अव्यूल से सीड बनते हैं ना। हाँ देखो, अब एक फर्टिलाइज अव्यूल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि सीड इज अ फर्टिलाइज अव्यूल, फर्टिलाइज अव्यूल, सीड एक फर्टिलाइज अव्यूल होता है, ध्यान रखना बात को। ठीक है, सीड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो सीड में हमारे पास सबसे पहले सीड कोट आता है, सीड कोट होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, और साथ साथ में हमारे पास क्या होता है, किसकी फॉर्मेशन से बना होता है, सीड कोट हमारे पास किसकी फॉर्मेशन से बना होता है, इंटेगुमेंट की फॉर्मेशन से बना होता है। ठीक है, ठीक है, फाउंड बाय इंटेगुमेंट्स। तो ध्यान रखना है कि सीड कोट जो होता है वो किसकी फॉर्मेशन से बना होता है, इंटेगुमेंट्स की फॉर्मेशन से बना होता है। और मैंने आपसे कहा कि सीड जो कोट, सीड का जो कोट होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सीड कोट जो होता है, सीड कोट क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। और हमारे पास एम्ब्रियो जो होता है एक्चुअल में बच्चा, एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं तो एम्ब्रियो हमारे पास दो पार्ट में आता है। ठीक है, एम्ब्रियो हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, एम्ब्रियो हमारे पास, एम्ब्रियो के हमारे पास दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, और दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास बच्चा कॉटिलिडन्स। ठीक है, एक होता है हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा होता है कॉटिलिडन्स। ठीक है, और जो हमारे पास एम्ब्रियो एक्चुअल में क्या करता है, अब कुछ हमारे पास जो सीड होता है बच्चा, हाँ देखो, अब कुछ सीड्स में हमारे पास क्या होता है कि जो आप ध्यान रखो कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो प्रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इन सम सीड्स में हमारे पास लाइक ब्लैक पेपर हो गया, जिस तरीके से ब्लैक पेपर हो गया, लाइक शुगर बीट हो गया, इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है प्रेसिस्टेंट होता है। मतलब हमारे पास क्या होगा, पेरिस्पर्म में आएगा ये। ठीक है, ठीक है, मतलब ये क्या है, पेरिस्पर्म में आएगा, तो ये हमारे पास सीड के अकॉर्डिंग था। समझे मेरी बात? ठीक है, अब एक्चुअल में सीड की डेवलपमेंट कैसे होती है, ध्यान रखना बात को। ठीक है, अब एक्चुअल में सीड की डेवलपमेंट कैसे होती है, डेवलपमेंट ऑफ सीड। अब सीड की एक्चुअल में डेवलपमेंट कैसे होती है बच्चा, देखो ध्यान से। अब हमारे पास जाइगोट से एम्ब्रियो बनना,
और एम्ब्रियो को बच्चा क्या करते हैं, रेस्टिंग स्टेज में डाल देते हैं। रेस्टिंग स्टेज मतलब उसको हम स्टोर करा सकते हैं, है ना, मतलब उसको क्या करेंगे हम, रेस्टिंग स्टेट डोरमेंसी। दूसरी कंडीशन है हमारे पास के एम्ब्रियो जो होता है, ठीक है, जो सीड होता है एक्चुअल में, तो वो उसमें जो वाटर का कंटेंट होता है, वाटर का कंटेंट जो होता है कितना होता है, 10 से 15%, ठीक है, 10 से 15% जो होता है वाटर कंटेंट होता है सीड में, ध्यान रखना इन बातों को। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। एडवांटेजेस ऑफ सीड, अब सीड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ध्यान रखना बात को। एक तो हमारे पास पहला एडवांटेजेस है कि हमारे पास जो सीड होता है वो वेरिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, सीड क्या करता है, वेरिएशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेजेस होता है कि ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। सीड का जो कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि सीड का जो कोट होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। अब हमारे पास जो सीड होता है एक्चुअल में, सीड को बच्चा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सीड को हम बच्चा क्या कर सकते हैं, जो सीड होता है एक्चुअल में, तो सीड हमारे पास स्टोर कर सकते हैं, मतलब सीड को हम क्या करेंगे, डिहाइब्रिडेशन करेंगे, ठीक है। डिहाइब्रिडेशन मतलब डोरमेंसी, डिहाइब्रिडेशन करके इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सीड को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ये किसका बेसिस है, ठीक है, ये किसका बेसिस है, एग्रीकल्चर का बेसिस है, ठीक है, ठीक है, बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। क्या करते हैं कि सीड जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है सीड, अब जो सीड जो होता है उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, और सुखाने के बाद उसको कुछ समय तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वायबिलिटी ऑफ सीड, ठीक है। वायबिलिटी ऑफ सीड एक्चुअल में क्या होता है, वायबिलिटी ऑफ सीड, ध्यान रखना, वायबिलिटी ऑफ सीड क्या होता है, ध्यान से समझना बात को। देखो हमारे पास क्या होता है, जो सीड होता है वो कितने समय तक जर्मिनेट कर सकते हैं, मतलब हमारे पास कुछ इसके एग्जांपल है, जिस तरीके से हमारे पास हो गया फ्यूनिस डैक्टिफाइला, फ्यूनिस डैक्टिफाइला हमारे पास ये जर्मिनेट किया इसने कितने समय के बाद, जर्मिनेट किया था इसने 2000 साल के बाद इसने जर्मिनेट किया था, 2000 ईयर के बाद इसने जर्मिनेट किया था, ठीक है। लमार क्या ना आता है, लमार के जिसको हम ऑर्किड टुंड्रा कहते हैं, ऑर्किड टुंड्रा, ये बच्चा 10,000 समय के बाद, ठीक है, जर्मिनेट किया था इसने हाँ 10,000 साल के बाद, ठीक है, इसने 10,000 साल के बाद जर्मिनेट किया था, जो ऑर्किड टुंड्रा के सीड है बच्चा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ सीड्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सीड, टाइनी सीड्स हमारे पास होते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत सीड्स होते हैं, छोटे छोटे बहुत सीड्स होते हैं, जिस तरीके से हमारे पास हो गया ऑर्किड हो गया, ठीक है, ऑर्किड आता है इसमें, और साथ साथ में हमारे पास पिपल हो गया, बर्गर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वो इसमें आते हैं, फाइगल्स, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। समझे मेरी बात, नहीं समझे मेरी बात, समझे नहीं समझे। अब हम बात करते हैं फ्रूट की, ठीक है। देखो बच्चा, जब हम फ्रूट की क्लासिफिकेशन करते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान रखना बात। अब फ्रूट हमारे पास एक तरीके का राइपिंग अवरी कह सकते हैं इसको, ठीक है, राइपिंग अवरी है, ये ध्यान रखना है बात को कि फ्रूट हमारे पास एक राइपिंग अवरी है, और फ्रूट में हमारे पास क्या होता है, कुछ लेयर्स आती हैं, ठीक है, फ्रूट्स में हमारे पास कुछ लेयर्स आती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प कहते हैं, ध्यान रखना बात को। फ्रूट्स में हमारे पास लेयर्स आती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं,
अब पेरिकार्प बचा 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है। पेरिकार्प अगर मैं बात करूं तो ये होता है एक एपिकार्प, ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प, ठीक है। पेरिकार्प हमारे पास 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन करूं, फ्रूट्स की अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं तो फ्रूट हमारे पास बचा 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहली क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है, फ्रूट्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। ध्यान से समझना बात को, ध्यान से समझना बात को। फ्रूट्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारे पास ट्रू फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स, एक होता है हमारा फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, और हमारे पास आता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब ध्यान रखना कि हमारे पास ट्रू फ्रूट्स, हम उस फ्रूट को कहते हैं जो बच्चा कहां से डेवलप करता है, जो डायरेक्टली आवरी से डेवलप कर रहा है। ट्रू फ्रूट्स हम उन्हें कहते हैं जो बच्चा क्या करता है, डेवलप करता है आवरी से, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। और फॉल्स फ्रूट जिसको हम सुडो फ्रूट्स भी कहते हैं, वो कहां से डेवलप करता है, थैलेमस से, ठीक है। ये क्या करता है, थैलेमस से डेवलप करता है। एग्जांपल है हमारे पास कैश्यू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये कहां से कर रहा है, एप्पल हो गया, ये कहां से डेवलप कर रहा है, थैलेमस से डेवलप कर रहा है। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट हमारे पास सीडलेस फ्रूट होते हैं, ठीक है, सीडलेस फ्रूट होते हैं। तो इनमें कोई सीड नहीं होता है, फ्रूट्स में हमारे पास कोई सीड नहीं होता है। तो एग्जांपल है हमारे पास बनाना हो गया, ठीक है, और साथ साथ में पोटैटो हो गया। तो ये हमारे पास इसकी एग्जांपल, ये थी हमारे पास एक क्लासिफिकेशन फ्रूट की। अब दूसरी क्लासिफिकेशन अगर मैं फ्रूट की करूं तो कुछ सिंपल फ्रूट्स आते हैं, कुछ एग्रीग्रेड फ्रूट आते हैं और कुछ कंपोजिट फ्रूट आते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं, एग्रीग्रेड फ्रूट क्या होते हैं और सिंपल फ्रूट क्या होते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ ठीक है। अब हम फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं फ्रूट्स की बच्चा बात करूं तो हमारे पास आता है दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशन, वो भी 3 तरीके की क्लासिफिकेशन बच्चा करेंगे हम। एक आता है सिंपल फ्रूट, सिंपल फ्रूट्स, एग्रीग्रेड फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट, कंपोजिट, ठीक है। सिंपल फ्रूट, एग्रीग्रेड फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट, एक्चुअल में इनकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना आप, ठीक है। देखो सिंपल फ्रूट में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास आवरी होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा कार्पेल होंगे, वो आपस में फ्यूज कर रहे होंगे। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इन आवरी में क्या होंगे, एक से ज्यादा कार्पेल, मतलब मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, और वो आपस में फ्यूज कर रहे होंगे सिम कार्पस, कार्पस, ठीक है। मल्टी कार्पलरी सिम कार्पस, एक अवरी होगी, उसके अंदर जो कार्पल्स होंगे एक से ज्यादा होंगे और वो आपस में फ्यूज कर रहे होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, वो सिंपल फ्रूट में आता है, ठीक है। एग्रीग्रेड फ्रूट में हमारे पास क्या आता है बच्चा, कि हमारे पास अवरी में, ठीक है, अवरी में हमारे पास क्या होगा कि एक से ज्यादा कार्पल होंगे, अवरी में एक से ज्यादा कार्पल होंगे, लेकिन वो आपस में फ्यूज नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, ठीक है। अब आता है हमारे पास कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो हमारे पास क्या होता है, एक फ्लावर का ग्रुप होता है और वो सारा का सारा फ्लावर का ग्रुप क्या करेगा, फ्रूट डेवलप करेगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस ग्रुप, ग्रुप ऑफ फ्लावर, ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्लावर, वो क्या करेगा, एक तरीके का फ्रूट बना लेगा, पूरा का पूरा जो ग्रुप होगा फ्लावर का वो फ्रूट बना लेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेरी बात आपको ध्यान रखनी है। कंपोजिट फ्रूट हो गया, ठीक है, हमारे पास एग्रीग्रेड फ्रूट हो गया, सिंपल फ्रूट हो गया, तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए।
अब यहां से हमारे पास जो सिंपल फ्रूट है, सिंपल फ्रूट में हमारे पास क्या होता है, सिंपल फ्रूट में हमारे पास आते हैं इसकी टाइप्स, दो टाइप्स हैं आगे। एक होते हैं हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हो गया, और दूसरा आता है हमारे पास फ्लैशी फ्रूट। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट्स हमारे पास आ गया, दूसरी टाइप इसकी ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स, फ्लैशी फ्रूट्स। ठीक है, अब ड्राई फ्रूट्स और फ्लैशी फ्रूट्स में एक्चुअल में होता क्या है, ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास ये वाले ड्राई फ्रूट्स जो हम ऐसे मतलब जो हम खाते हैं, ये हमारे पास आता है लाइक मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड हो गया। और फ्लैशी फ्रूट में हमारे पास जिस तरीके से बच्चा हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है कि जिस तरीके से मैंगो हो गया बच्चा, ठीक है, अब हमारे पास मैंगो हो गया, अब मैंगो के साथ साथ गावा हो गया बच्चा, ठीक है, गावा हो गया। तो ये हमारे पास क्या होता है, आपने मैंगो में, अब फ्लैशी फ्रूट वो होता है कि जिसकी एक ना एक लेयर खाई जाए। ठीक है, अब फ्लैशी फ्रूट, मेरी बात समझो कि फ्लैशी फ्रूट हम उन्हें कहते हैं जिसकी एक वाली लेयर खाई जाए। ठीक है, जिस तरीके से मीजोकार्प, जिस तरीके से मैंगो की अगर देखी जाए तो क्या कौन सी आम लेयर खाते हैं, मीजोकार्प खाते हैं, है ना। और बाहर वाली क्या होती है, जो एपिकार्प होती है, उसको हम क्या करते हैं, फाड़ देते हैं ना। और दूसरी क्या होती है, मीजो होती है, और तीसरी क्या आती है, एंडो। अंदर क्या होता है, सीड जैसा होता है। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमारे पास जैक फ्रूट वगैरह आते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जंक फ्रूट हो गया, तो ये हमारे पास इसमें आते हैं। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई। ठीक है, ठीक है, पाइनएप्पल इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कंपोजिट फूड के हमारे पास पाइनएप्पल हो गया, जैक फ्रूट वगैरह, ये इसकी एग्जांपल है। ठीक है, इतनी सी बात क्लैरिफाई हुई, इतनी सी बात क्लैरिफाई हुई। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक्चुअल में क्या है बच्चा, ध्यान से समझना है बात, बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आज की क्लास का लास्ट टॉपिक और इस पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम विदा करेंगे। चलो में एपोमिक्सिस होता है क्या। ठीक है, एपोमिक्सिस एक्चुअल में क्या होता है बच्चा, एपोमिक्सिस एक्चुअल में क्या होता है, पार्थिनोकार्पिक कह सकते हैं उसको हम, पार्थिनोकार्पिक, मतलब इसमें सीड्स नहीं होंगे, है ना, नॉट प्रेजेंट सीड्स। देखो अगर सीड्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम ये लिखेंगे इसमें रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, नॉट रिप्रोडक्शन। देखो बच्चा, एपोमिक्सिस में क्या होता है कि पार्थिनोकार्पिक इसको हम कह सकते हैं, इसमें सीड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर सीड प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन भी नहीं होगी। ठीक है, जब इसमें सीड प्रेजेंट नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन कहां से होगी। लेकिन एपोमिक्सिस एक इस तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एपोमिक्सिस एक इस तरीके की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या करती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेती है। ध्यान रखना बच्चा कि जो हमारे पास एपोमिक्सिस है, एपोमिक्सिस बच्चा एक इस तरीके की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो क्या करती है, बिना फर्टिलाइजेशन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या करेगी, एम्ब्रियो की फॉर्म करेगी। ठीक है, एपोमिक्सिस इस तरीके का एक प्रोसेस है जो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान रखी, मेरी बात समझ में आई। एपोमिक्सिस एक इस तरीके की असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जो बिना फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कर रहा है। समझे मेरी बात। हाँ, अब हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना बात को, कि एक्चुअल में एपोमिक्सिस में हमारे पास इस एपोमिक्सिस होती है किस तरीके से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि मान लो ये हमारे पास अव्यूल है बच्चा, ये हमारे पास अव्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास अव्यूल है, ध्यान रखना बात को। ठीक है, और यहां पर क्या है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। तो एम्ब्रियो हमारे पास, मान लो बच्चा हमारे पास, इससे हमारे पास जाइगोट से हमारे पास एम्ब्रियो बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। अब एम्ब्रियो जाइगोट से बनेगा, हम तो जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसकी माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, सॉरी जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। लेकिन यहां पर क्या है, जाइगोट क्या है, डिप्लॉइड कंडीशन में है। ठीक है, इसकी पोलैरिटी क्या है, 2n है, और इसकी माइटोसिस होगी तो ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन अगर यहां पर न्यूक्लियस के सेल्स हैं, लेकिन अगर यहां पर न्यूक्लियस के सेल्स के बीच अगर क्या होगी, माइटोसिस होगी, और ये डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगा बच्चा। ये क्या करेगा, डायरेक्टली एम्ब्रियो बनाएगा। न्यूक्लियस के सेल की क्या होगी, माइटोसिस होगी, और उसकी वो क्या करेगा, डायरेक्ट एम्ब्रियो बनाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, एपोमिक्सिस किसको कहते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के सेल्स की माइटोसिस होगी या इंटेगुमेंट्स के सेल की माइटोसिस होगी तो वो क्या करेगी, एम्ब्रियो की फॉर्म करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस है हमारे पास किसका, किसका मतलब एपोमिक्सिस का प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई, ये बात आपके माइंड में क्लियर हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, अब हम बात करते हैं पॉलीएम्ब्रोनी।
पॉली एम्ब्रॉनी एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान समझना इस बात को। पॉली एम्ब्रॉनी में क्या होता है कि बच्चा अगर हमारे पास अव्यूल के अंदर, एक अव्यूल के अंदर क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, मतलब मेरी बात समझे, एक अव्यूल के अंदर क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, मतलब इन सिंगल अव्यूल, ठीक है, फॉर्म मोर देन वन एम्ब्रियो, ठीक है, मोर देन वन एम्ब्रियो। ये ध्यान रखना बात को कि एक अव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान रखना बात को कि मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है बच्चा, अव्यूल है, ये हमारे पास अव्यूल है। अब इस अव्यूल में क्या है, यहां से जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है एक, और दूसरा यहां से न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस से एम्ब्रियो बन रहा है। अब जाइगोट की माइटोसिस होगी तो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, जाइगोट की माइटोसिस होगी एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, लेकिन यहां से जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बच्चा जितने न्यूक्लियस होंगे उसके भी जितनी माइटोसिस होगी तो उतनी एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, मेरी बात समझे। जितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे अगर उनकी सारों की माइटोसिस हो जाती है तो वो कितने, मतलब उतने ही क्या करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। तो मेरी बात समझे कि एक अव्यूल के अंदर, एक अव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो अगर बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे, मेरी बात समझे या नहीं समझे बच्चा, हाँ मेरी बात समझे या नहीं समझे, हाँ बताइए मेरे को। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो अभी हमारा बच्चा एपोमिक्सिस कहां पर यूज किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस को यूज किया जाता है हाइब्रिडेशन में, ठीक है, हाइब्रिड सीड में इसको यूज किया जाता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में एपोमिक्सिस में, एपोमिक्सिस को हाइब्रिड सीड में यूज किया जाता है, ठीक है। देखो बच्चा, जो हाइब्रिड सीड होते हैं, हाइब्रिड सीड क्या होते हैं, हाइब्रिड सीड्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है, और हर साल हर टाइम क्या करना पड़ता है, जो फार्मर होते हैं उनको परचेज करना पड़ता है, ठीक है, एवरी ईयर या एवरी टाइम परचेज न्यू सीड। कौन, फार्मर को हर साल लेना पड़ता है, नया सीड लेना पड़ता है। मेरी बात समझे नहीं समझे, मतलब हाइब्रिड सीड क्या है, कॉस्टली होता है और हर साल फार्मर को लेना पड़ता है, ठीक है। और हाइब्रिड सीड बच्चा क्या करता है, जो हाइब्रिड सीड होता है अगर उसको हम बोते हैं तो वो अपनी जो उसकी क्रॉप होती है, पहली फसल जो होती है वो अच्छी दे देता है। हम ये कह सकते हैं कि हाइब्रिड सीड का क्रॉप तो क्या करता है, अच्छी दे देता है, लेकिन बच्चा जो उसके सीड्स बनेंगे, हाइब्रिड सीड के जो सीड्स बनेंगे आगे उसके सेम फीचर नहीं होंगे, ठीक है, मतलब जो उसके सीड्स होंगे, सीड जो होंगे नॉट हैव सेम फीचर, ठीक है, उसके सेम फीचर्स नहीं मिलेंगे आपको। मेरी बात समझे कि हाइब्रिड सीड क्या है, हमारे पास कॉस्टली होता है और हर साल फार्मर को परचेज करना पड़ता है, ठीक है, और जो हाइब्रिड सीड है वो अपनी क्रॉप क्या करता है, अच्छी दे देता है, लेकिन अगर उसके सीड्स को अगर हम दोबारा से यूज करें तो सेम फीचर्स नहीं होते, हाइब्रिड सीड की तरह उसके फीचर नहीं होते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम फीचर अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, एपोमिक्सिस करेंगे, ठीक है, हमें क्या करना होगा, एपोमिक्सिस करना होगा। और अगर हम एपोमिक्सिस कर रहे हैं तो एपोमिक्सिस क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, मतलब माइटोसिस से क्या हो रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है वहां पर, जेनेटिकली वो सेम होंगे, मतलब जो हाइब्रिड सीड्स होंगे, हाइब्रिड जो सीड्स होंगे बच्चा वो क्या होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे। ध्यान रखना बात, हाइब्रिड सीड्स क्या होंगे, जेनेटिकली सेम होंगे, ठीक है। मेरी बात समझे नहीं समझे, हाँ ठीक है बच्चा, मेरी बात समझे, हाँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चा वो यहीं पर समाप्त हो रहा है, और साथ साथ में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो चैप्टर है उसकी भी यहीं पर समाप्ति हो रही है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।